एक्सटर्नल जेनाइटल्स के बाद में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल जेनाइटल्स, ऐसे पार्ट्स जिन्हें देखने के लिए कहीं ना कहीं मशीनरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है। यस, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है, सिंपल सा बात। तो इंटरनल यानी अंदर के जेनाइटल्स यानी रिप्रोडक्शन में मदद करने वाले ऑर्गन्स, चार मुख्य रूप से पार्ट्स पढ़े जाते हैं। आवाज आ रही है ना? जैसे जैसे मशीन गर्म होगी वैसे वैसे आवाज और अच्छी आएगी, इसलिए आप आवाज ना करें, मेरी आवाज पीछे तक अपने आप आएगी। जैसे वेजाइनल ओरिफिस है, इसी के बाद में ये कनेक्ट जिससे रहता है दैट इज यूटेराइन कैविटी, यूट्रस है वो आगे और कनेक्ट रहता है दैट इज फैलोपियन ट्यूब है, फिर वो आगे और कनेक्ट रहता है दैट इज ओवरी। ये देखिए इधर, एक अगर रफली डायग्राम की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं बाहर। यस, एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स थे अंदर का हमने इसमें पढ़ा, वेजाइनल ओरिफिस पढ़ा था। अभी वेजाइनल ओरिफिस में अंदर की तरफ वेजाइनल ओपनिंग थी, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके क्या डायमीटर्स है, इसकी लंबाई क्या है, इसमें इंट्रोइटस वाला पोर्शन कौन सा होता है, इसका वोल्ट वाला पोर्शन कौन सा होता है, इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका पीएच एसिडिक क्यों होता है, बच्चे का जब जन्म होता है एट बर्थ पे कैसी पीएच होती है, डिलीवरी के बाद में कैसी होती है, एट प्यूबरिटी पे कैसी होती है, ये सारी कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। वेजाइना का इन्फ्लामेशन क्या होता है, ओल्ड एज में इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना क्या कहलाती है, किस हार्मोन्स की कमी की वजह से वेजिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वेजाइना का जो रिलेशन है आगे अंदर की तरफ से होता है सर्विक्स से, किससे होता है, ये सर्विक्स जो पार्ट होता है ये पार्ट किसका है, यूट्रस का पार्ट, दैट इज द नेक ऑफ द यूट्रस। यस, आगे जाके यूट्राइन स्टमस हो गया, स्टमस आगे जाके किसमें खुल रहा है, आगे ओपन हो रहा है, कैविटी में बॉडी में हो रहा है। ये आगे वाला ऊपर वाला पोर्शन कौन सा बन गया, फंडस वाला पोर्शन बन गया। या फिर आगे की जाके ये यूट्रस कन्वर्ट हो गया फेलोपियन ट्यूब में हो गया, और फेलोपियन ट्यूब से इनफंडिबुलम वाले पोर्शन से कौन जुड़ा हुआ है, ओवरी। तो कितने पार्ट्स हो गए सर, वेजाइनल ओरिफिस हो गया सर, यूट्रस हो गया सर, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और लास्ट फाइनली आपका ओवरी हो गया। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ने जा रहे हैं वेजाइना। वेजाइना बोल सकते हैं इसी को, बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। एक ऐसा पार्ट, पहले सुनिए इसके बारे में 5 मिनट। एक बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसमें किसी प्रकार की बोन नहीं पाई जाती है, एक ऐसा मस्कुलर, एक फाइब्रोमस्कुलर्स का बना हुआ एक केनाल होता है, पाइपलाइन होता है एक तरीके से कहूं मैं। तो ये टिश्यूज का बना हुआ एक केनाल है जिसका अक्सर जो अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो हर महीने जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तो पीरियड्स का जो वेस्ट ब्लड आता है वो इसी रास्ते से बॉडी से बाहर आता है। जिन फीमेल्स की बॉडी के अंदर वेजाइना के ऊपर हाइमन मेम्ब्रेन्स परफोरेट नहीं हो पाती है किसी कारण से या रीजनरेट हो जाती है, तो इसके माध्यम से आने वाला फ्लूइड क्या बाहर आ पाएगा? सर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जिन जिन केसेस के अंदर हाइमन इम्परफोरेट होगी, जिसमें हाइमन रप्चर नहीं होगी, तो फ्लूइड को अंदर क्या करके रखेगी, रोक के रखेगी। अगर फ्लूइड वो बाहर नहीं आ पाएगा तो कहीं ना कहीं बहता हुआ पानी और खेलता हुआ बच्चा, यस, अगर पानी बह नहीं रहा है, अगर फ्लो में नहीं है तो इन्फेक्शन कोज करेगा। इसलिए बारिश के मौसम में नगर पालिका को नोटिस दिया जाता है कि आपके अंडर आने वाली सारी कॉलोनियों की नालियों को क्या करवा दी जाए, साफ सफाई करवा दी जाए। और अगर घर के अंदर बच्चा चंचल नहीं है, बच्चे का स्वभाव चंचल होता है, अगर वो खेल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, आप गए हो, आप आंटी हो सकते हो उसके लिए, आप अंकल हो सकते हो, आपको देखकर भी बच्चा उठ करके नहीं आ रहा और सो रहा है, इसका मतलब आज बच्चे की तबीयत। और वो बच्चा जो हर बार देखते अंकल अंकल आपका मोबाइल दो या मेरे को चॉकलेट खिलाओ, आज वो नहीं आ रहा, तो हम यह सोच रहे हैं कि आज बच्चे की फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं क्या है, डिस्टर्ब। इसलिए बच्चा वो अच्छा है जो चंचल होगा, पानी वो अच्छा है जो बहता हुआ होगा। इसलिए रुक गया जिसका नीर और रुक गया जिसकी कुशी, वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन डिजीज है। क्या है? इसका मतलब है कि जहां जहां फ्लूइड बॉडी में बहता है, जहां जहां से सिक्रीशन चलते हैं, अगर वो किसी कारण से, अगर उनमें बेरियर्स के कारण अगर वो रुक जाता है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। और रुका हुआ फ्लूइड क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, और इन्फेक्शन जहां होगा तो पीआईडी होगा। क्या होगा? वेजिनाइटिस हो सकता है, पीआईडी हो सकता है। और जहां जहां इंफ्लामेशन होता है वहां 5 सिम्टम्स जरूर देखने को मिलेंगे, पता है ना?
सर वहां उस एरिया में दर्द होगा, उस एरिया में स्वेलिंग होगी, उस एरिया में रेडनेस होगी, उस एरिया में वो टेम्परेचर बढ़ेगा, इन्फेक्शन की WBC काउंट बढ़ता है, और लास्ट में लॉस ऑफ सेंसेशन, वो पार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। चाहे किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस के अंदर भी पढ़ा जाता है, जिसमें मेट्राइटिस हो सकता है, वेजिनाइटिस, सर्वेसाइटिस, कुछ सारी चीजें पढ़ी जाएगी। तो वेजाइनल के वेजाइना या बर्थ कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो हर महीने पीरियड्स आने के बाद में, मिनार की जनरेट स्टैब्लिश होने के बाद में हर महीने इसी रास्ते से एंडोमेट्रियम की जो टिश्यूज है, जो सिक्रेशन वेस्ट पूरा इसी रास्ते से बाहर आता है। दूसरा है कि जब सेक्सुअली रिलेशन बनाया जाता है तो जिस केनाल के तहत रिलेशन बनाया जाता है, चाहे प्लीजर्स के रिलेशंस में बना रहे हैं, चाहे कंसीव करने के रिलेशंस में बना रहे हैं, वो भी कौन सा पार्ट होता है? वेजाइनल ओरिफिस होता है। कुछ कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नॉलेज का अभाव रहेगा तो फॉर एग्जांपल एक यहां पर भी ओपनिंग है, एक यहां पर भी ओपनिंग है, और एक नीचे भी ओपनिंग है, दैट इज द एनल ओपनिंग, दैट इज वेजाइनल ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग्स। अक्सर नॉन साइंस के बंदे ये सोचते हैं कि कौन सी ओपनिंग है जहां रिलेशन बनाया जाता है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो डाल रखे, ये लेकिन हम साइंस के लोग हैं, हमें लोगों को मोटिवेट करना है, हमें लोगों को शिक्षित करना है कि आखिर सेक्सुअल एजुकेशन देना कोई गलत बात है कि अच्छी बात है? ना ये अच्छी बात है, ना ये कोई गलत बात है, ये नॉर्मल बात है, ये हमारे राइट्स है यार, ये हमारे राइट्स है। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी का पार्ट कैसे काम करता है। हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स इस वजह से नहीं बता पाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों से क्या बातें शेयर करें। बच्चा जब समझदार होगा तो खुद ही सीख जाएगा, लेकिन उस सीखने के चक्कर में कई बार कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। खाना सिखाया ना, ड्राइविंग करना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब काम सिखाया, लेकिन एक काम नहीं सिखाया आज तक किसी को, क्या? कि बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। बच्चा तो कहीं भी कर सकता है, बच्चे का जन्म तो कैसे भी हो सकता है, अच्छा बच्चा कैसे होगा, कौन से मुहूर्त में, कौन से देश काल में, कौन से नक्षत्र में, कौन से दिन, कितनी बजे कंसीव करने से कैसा बच्चा होता है, ये सारी बातें अगर पढ़ाई जाएं तो हर परिवार में अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है। यस और नो? जो हम पढ़ाने के लिए हमारी को यहाँ बुलाया गया है। यस, अमावस्या का दिन, पूर्णिमा का दिन, द्वितीय का दिन, अष्टमी का दिन, संध्या का शाम को 7 बजे का टाइम, दिन का दोपहर का टाइम, इन दिनों में अगर रिलेशन होता है और गर्भ धारण होता है, दैट इज अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी बनती है, तो पक्का है कि बच्चा कैसा होगा? कॉम्प्लिकेटेड आएगा। दिन में कंसीव सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, 9 महीने तक आपने उसको रखा, तो पक्का है कि चश्मे उसको या तो कंजेनिटली आई वीक होगी उसकी, या उसको साल 2 साल में क्या लगना पड़ेगा बच्चे को। बोले इतने से छोटे से बच्चे को बुढ़ापा आ गया, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, किसकी गलती थी? पेरेंट्स की गलती थी। क्योंकि पेरेंट्स की भी गलती नहीं मेरी नजर में, क्योंकि जब वो नई नई शादी हुई तो उनको भी बेचारों को किसी ने बताया नहीं कब क्या होना चाहिए, या तो नो। इसलिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है इंडिया के अंदर कि लोगों को ये पता नहीं कि कौन से समय में क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत अच्छा होता है, इसलिए उस समय में अगर रिलेशन बनाया जाता है तो फिजियोलॉजी बहुत अच्छी होती है और मोटिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस कतई नहीं होते हैं। यस, प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस कतई नहीं होते हैं, और जो बच्चा होता है एनर्जेटिक होगा। कारण क्या है? क्योंकि पूरी रात रेस्टिंग से मिली हुई है और एनर्जेटिक है पूरी सेल्स। जब हम सुबह उठेंगे तो वो हमारी सेल्स भी क्या है? पूरी एनर्जेटिक से। और वो बच्चा जो होगा वो भी कैसा होगा? अब कई कोई बच्चे ऐसे देख, कई को घरों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, कई बच्चों की स्थिति और शकल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चे के ऊपर बेचारी पे कोई जुर्म किया गया है। यस और नो? कारण क्या है? क्योंकि बच्चे की भी इसमें गलती नहीं, उसके माता पिता की भी इसमें गलती नहीं है। भाई कौन है गलत करने वाला काम? यस, इसका मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा है, भाई किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं तो हर परिवार की यही दशा होने वाली है। यस और नो? इसलिए मैंने अब तक 8 टीचर ओबीजी के तैयार किए, वो सारे ऐसे फर्राटेदार बोलते हैं, एक्सप्लोर योर फीलिंग्स, एक्सप्लोर योर ओबीजी पार्ट्स। जरूरी है, अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ाते हो, नहीं बता रहे हो, तो फिर क्या चीजें पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि ये नौकरी वाले दिन आए या ना आए, लेकिन ये जिंदगी के लेसन में जरूर आएगा। शादी होने के बाद में ये लेसन जरूर पढ़ना पड़ेगा, और हमारी जिंदगी में भी कॉम्प्लिकेशन जरूर आएगा। हर बार हमें 500-1000 रुपए की रिसिप्ट कटवा के अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास मिलना ना जाना पड़े, इसलिए आज इसे पढ़ लें कि कौन सी चीज कैसे क्या होती है और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है
कि बर्थ कैनाल का काम करता, बच्चे की डिलीवरी इसी रास्ते से हो। लेकिन मान लो कि वेजाइना गंदी हो, समझ में आ रहा है? हिंदी भाषा में समझ में आ रहा है या उर्दू बोलूं थोड़ा? बोलो। आप पे मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि आपने क्या दिया है? मजाक की बात है, कोई अधिकार नहीं किसी का, मेरा खुद के ऊपर मेरा अधिकार ही। चलो, लेकिन समझ में आना चाहिए। हम जिन टीचरों से पढ़ते थे वो ये कहते थे कि चाहे डॉक्टर अमेरिका से पढ़ के क्यों ना आए, अगर आपकी उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो वो मेरे अनुसार वो डॉक्टर अच्छा कौन सा ऐसा गांव का देहात का नर्सिंग ऑफिसर या कोई डीएमएलटी किया हुआ आ गया और उसको समझाना अच्छा आता है ना, तो वो आपके लिए कौन क्या हो सकता है? रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। या सोनो, तो जो नैनो की बात, तो नैना जिन बच्चों की स्थिति जिस लेवल से उस स्थिति में जाके बात करे, वही दुनिया का सबसे अच्छा क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है। क्योंकि वो बच्चा खुश हो जाए, हाँ यार ये चीज तो आज ही पता चली है, इसका मतलब उस बेचारी को ये प्रॉब्लम थी, आज उसको क्या मिल गई? दवा मिल गई। क्या वो खुश होगा कि नहीं होगा? उसको ऐसी चीज सुनने को मिली जो कई वर्षों से वो ढूंढ रहा था, गूगल पे मिली नहीं, उसको आज पता चली कि ये चीज ये है, और ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वेजाइनल कैनाल में अगर एसटीडी की प्रॉब्लम्स होती, क्या इस रास्ते से हम बच्चे को जन्म करवाएंगे? बोलो तो सही। अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो हम इस रास्ते को इधर से नहीं लेके आएंगे, रास्ते को बच्चे को कहां से लाएंगे? बाईपास कर। अगर माँ को गोनोरिया है, अगर माँ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, तो इस रास्ते से हम नवजात बच्चे का जन्म नहीं करवाएं। अगर बच्चे का जन्म इस रास्ते से हुआ, अगर माँ को सिफिलिस है, माँ को गोनोरिया है, तो बच्चे के अंदर जिस समय डिलीवरी होगी, माँ और बच्चे का दोनों का ब्लड मिक्स होता है, और उस दौरान दोनों अगर इन यहां से बच्चा गुजरता है तो बच्चे की आंखों में गोनोरिया जा सकता है। नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से बच्चे की आंखें हमेशा हमेशा के लिए भी जा सकती है, या फिर बच्चे को एसटीडी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हम इस रास्ते को, फिर इस रास्ते से बच्चे को हम बर्थ नहीं करवा। लेकिन सामान्यतः सारी चीजें नॉर्मल है, सब पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो इसी वेजाइनल कैनाल से हम डिलीवरीज करवाते हैं। और सबसे अच्छी डिलीवरी कौन सी मानी जाती है? वेजाइनल डिलीवरी मानी जाती है, क्योंकि बच्चा यहीं पेल्विस में है, इसी यूटेराइन कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में बच्चा जैसे से ग्रेविटी ऑफ फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से नीचे की ओर खींचा जाता है, और बच्चा धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। बच्चे की दर्द होगा, परेशानी होगी, लेकिन डिलीवरी अच्छी होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद में वो एक्सरसाइज करेगी, अच्छा खाना पीना करेगी, इन्वोल्यूशन अच्छा होगा। इन्वोल्यूशन के बाद में सारी लगभग 1.5 से 2 महीने के 6 वीक का जो समय माना जाता है, उसके अंदर फिर से सब चीजें वापस नॉर्मल सेटअप हो जाए। लेकिन सीजेरियन करवा रहे हैं तो हम ये नेचुरल तरीका तो नहीं है। हमने स्किन को कट किया, आपने मसल्स को कट किया, आपने एंडोमेट्रियम तक आप नीचे की तरफ चले गए, तो उन्हें हील होने में टाइम लगेगा। अगर आपके घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, अगर घर के अंदर टॉयलेट वॉशरूम की फैसिलिटी ठीक नहीं है, तो पेशेंट को उठने बैठने, सीढ़ियां चढ़ने में, फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो बहुत सी चीजें अगर कॉम्प्लिकेशन कोज करती है, तो सीजेरियन सेक्शन कई बार क्या होता है? घातक हो सकता है, फैटल हो सकता है, और उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो सकता है। दोबारा सीजेरियन की स्टिच दोबारा भी लगाने पड़ सकते हैं। यस और नो? इसलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारी डिलीवरी कैसी होनी चाहिए? वेजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए। इसलिए वेजाइनल डिलीवरीज को और ज्यादा इजी करने के लिए फैसिलिटीज के रूप में एपिजियोटोमी, पेरिनियोटोमी जैसे प्रोसीजर आज मार्केट में किए जा रहे हैं। जो लोग जिद करते हैं कि नहीं साहब, हमारे तो इतिहास घर का 7 पीढ़ियां हो गई, हमारे तो घर में जो भी बच्चा आया किस रास्ते से आया है। अरे भाई साहब, मान गए बात, लेकिन इस बार केस बिगड़ा हुआ है। इस बार सीपीडी का केस आ गया। कैसा केस है? सीपीडी का मतलब होता है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कि माँ और बच्चे की पेल्विस का जो रिलेशन है वो सही नहीं है। बच्चे की सिर का लेवल क्या है? बड़ा है, और माँ की पेल्विस क्या है? या माँ गायनेकोइड टाइप की पेल्विस नहीं है। इसलिए शादी से पहले पेल्विस कैसी ढूंढे? गायनेकोइड ढूंढे, नहीं तो डिलीवरी कैसी करवानी पड़ेगी? बाईपास निकालना पड़ेगा बच्चे को। अब नहीं कि सर वो तो हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया है, ये नहीं हो सकता। एक ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक डिलीवरी होने के बाद में उसकी मिसेज ने उसको बार बार कमेंटबाजी की कि तुम्हें क्या पता बच्चे कैसे पैदा होते हैं, डिलीवरी कैसे होती है, तुम्हें क्या पता 9 महीने कैसे गुजारते हैं। तो वो 4-5 साल से इरिटेट, तो बोला कि इस बार कंसीव मैं करूंगा, इस बार कंसीव मैं करूंगा। और वो किसी बैंक का मैनेजर था, उसने यूट्रस डलवा लिया, उसने सारे पार्ट्स डलवा लिए और उसने कंसीव किया। लेकिन कंसीव करने पर डिलीवरी कैसी होगी? सिजेरियन होगी, क्योंकि पेल्विस नहीं हो सकता उसका। हाँ, पेल्विस नहीं हो सकता, क्योंकि पेल्विस के लिए तो ढांचा पूरा ही तैयार करना पड़ेगा फिर। यस, इसका मतलब है कि बर्थ कैनाल और इस रास्ते से जन्म ओनली माँ ही दे सकती है, लेडीज ही दे सकती है, क्योंकि उनके पास गॉड गिफ्टेड के रूप में पेल्विस कैसी मिली उन्हें? गायनेक।
और गायनेकोड ये कहती है कि मैं कैसी हूँ, राउंड शेप की हूँ, कैसी हूँ। और जो मेल पैटर्न वो कैसी है, एंड्रॉइड पैटर्न, और एंड्रॉइड यानी हार्ट शेप। यस, इसलिए हार्ट शेप वाले से तो कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए जिनकी पेल्विस हार्ट शेप है उनसे दूरियां बनाए, और जिनकी पेल्विस गायनेकोड है उनसे नजदीकियां बढ़ाए। यस, अगर शादी की बात चल रही है तो, अगर शादी की बात चल रही है तो वेजाइना या फिर बर्थ कैनाल, समझ में आया। एमसी का ब्लड इसी रास्ते से आता है। सेक्सुअल रिलेशन के दौरान कोइटस के लिए जो पार्ट यूज किया जाता है वो भी कौन सा होता है, बच्चे का जन्म जब होगा वो भी इसी रास्ते से बच्चा आएगा। फिर दूसरा होता है कि इस वेजाइना का एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, तो इसको कॉल्पो बोलते हैं, कॉल्पस बोलते हैं, इसलिए इसका स्कोप ही करना कॉल्पोस्कोप ही कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉल्पोस्कोप्स आते हैं जिसके माध्यम से अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो कॉल्पोस्कोप ही कहलाता है। इस वेजाइना के अंदर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इस वेजाइनल ऑरिफिस की जो लेंथ है वो एंटीरियरली माना जाता है कि 7.5 सेंटीमीटर है, जबकि पोस्टीरियर इसकी जो लेंथ होती है वो 9 सेंटीमीटर होता है। दैट इज द एंटीरियर 7.5 इन द पोस्टीरियर इज 9 सेंटीमीटर। इसमें पूछा गया है कि सर इस वेजाइना का डायमीटर कितना होता है, डायमीटर ऑफ वेजाइना, तो माना जाता है कि एवरेज डायमीटर इस वेजाइना का कितना माना गया है, 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है। 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है। इस वेजाइना के अंदर जो डायमीटर्स है अगर उनको हम पार्ट्स में डिवाइड करें, द पार्ट्स ऑफ द वेजाइना, तो दो टाइप के इसके पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नीचे लोअर पार्ट और एक दूसरा अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट होता है इस लोअर पार्ट को हम सबसे नेरोइस्ट पार्ट होता है जिससे हम बोल सकते हैं इंट्रोइटस। क्या बोल सकते हैं, इंट्रोइटस। जबकि ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है जिससे हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्ट। क्लियर है। इसका डायामीटर इसकी तुलना में थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, लगभग ये माना जाता है 5 सेंटीमीटर का, जबकि लोअर इंट्रोइटस कितना माना जाता है 2 पॉइंट, इसलिए एवरेज कितना माना गया है 2। क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जब रिलेशन बनाया जाता है तो उस दौरान जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा पार्ट होता है, लोअर वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, इंट्रोइटस वाला पोर्शन आपका इंक्लूड होता है। और इस पोर्शन को हमने narrowest part of the fallopian narrowest part of the vagina, तो ना हमारा जवाब क्या जाएगा, introitus। the widest and the longest part of the vagina is, the average diameter of the vagina is, the narrowest part of the vagina, the widest part of the vagina, the length of the anterior portion of vagina, the posterior length of vagina। क्लियर है। The scopy of the vagina by which instrument, colposcopy या colposcope के माध्यम से किया जाता है। अगर बात की जाए कि सर इस वेजाइना में सेल्स के बारे में बात की जाए तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम डोर्डलाइन बेसिलाई है। एक डोर्डलाइन कैप्सस डोर्डलाइन के नाम से एक साइंटिस्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी। उन्होंने एक रिसर्च की जिसके अंदर इसके बारे में फ्लूइड की एग्जामिनेशन, पीएच का एग्जामिनेशन किया, और उन्होंने एक बैक्टीरिया का रिसर्च किया, उस बैक्टीरिया को ढूंढा। उस बैक्टीरिया का नाम था लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का एक बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, और जो वेजाइना की जो पीएच है उसमें बड़ा ही रोल अदा करता है। कैसे करता है, क्योंकि उसे पसंद है हमें तुमसे प्यार इतना, तुम्हें हम क्या बताएं। दैट इज द ग्लाइकोजन इज द लाइकिंग्स व्हेनेवर द लैक्टिक एसिड इज द कन्वर्सन, कि जब जब भी लैक्टिक एसिड बनाना होता है तो उसे किसकी जरूरत होती है, ग्लाइकोजन की जरूरत होती है। और ग्लाइकोजन लीवर में कूट कूट के डाल रखा है, तो बॉडी में जब वेजाइनल ओरिफिस में ग्लाइकोजन की मात्रा अच्छी होती है, समझ में आ रहा है ना, जब ग्लाइकोजन की मात्रा होती है तो ग्लाइकोज वहां से डोर्डलाइन बेसिलाई या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस उस ग्लाइकोजन को क्या करता है, इंटेक करता है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे ग्लाइकोजन दो मैं तुम्हें लैक्टिक एसिड दूंगा। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी बनती जाएगी। क्या होगी, एसिडिटी। इधर से ग्लाइकोजन लिया डोर्डलाइन बेसिलाई ने, और कन्वर्जन करने के बाद में किस फॉर्म में दिया, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वेजाइना का पीएच कैसा बना। मैं कहता हूं कि माँ की बॉडी में ग्लाइकोजन को खत्म कर दो, क्या नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। यस, वो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, इधर से आलू डालो उधर से पैसा निकलेगा। हाँ, तो इधर से आलू मत डालो, पैसा कैसे निकलेगा। यस, इसका मतलब कि ग्लाइकोजन नहीं मिलेगा तो क्या नहीं बन पाएगा, लैक्टिक एसिड। आप घर पे जाते हो ना एसी चला के अच्छे से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो घर वालों की जाके मदद करवाते हैं, पूरी बहुत काम करवाया, रात को थक गया, दूसरे दिन सुबह उठा तो पैरों में क्या हो रहा है,
दर्द हो रहा है, उसकी पिंडलियों में दर्द, उसके पैरों में दर्द होने का कारण क्या? लैक्टिक एसिड है। क्या है? अपनी स्टेमिना से ज्यादा काम करना, एक्सेसिव वर्कआउट करने की वजह से क्या होता है? लैक्टिक। जो करता है बॉडी, जिम कर रहा है और वो डंबल उठाते उठाते वो भी उसी के साथ गिर जाए, इसकी भी मौत होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में जिम कर, क्योंकि उसमें जोश है ना, भी वो बॉडी बनाएगा, वो ऐसी बॉडी बनाएगा कि दुनिया में किसी ने नहीं बनाई है, क्योंकि उसमें जोश है, लेकिन उसने होश खो दिए और वो बनाता जा रहा है, करता जा रहा है। उसका रेस्पिरेशन का रेट क्या होता जा रहा है? डिस्टर्ब होता जा रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनरोबिक रेस्पिरेशन होता जा रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। तो नहीं है यहाँ तो ऑक्सीजन साहब, डिमांड के अनुसार नहीं, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और जब जब लैक्टिक एसिड बनता है तो मेटाबॉलिक क्या होता है? एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो लीवर, जो हार्ट की मसल्स है उनको क्या नहीं मिल पाएगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वहां क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनेगा तो वहां क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और रेस्पिरेटरी भी क्या होगा? इस कंडीशन में एसिडोसिस होगा। टी वेव क्या चली जाएगी? टॉल चली जाएगी, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, और पेशेंट का राम नाम क्या? आप बताओ, पेशेंट मरा कि खुद मरा? खुद मरा। आ बेल मुझे मार। अगर आप किसी के घर ही नहीं जाओगे तो आपको ना तो खाना मिलेगा और ना बेइज्जती होगी। बेइज्जती वाले के घर जाओगे तो बेइज्जती भी मिलेगी, और अच्छे लोगों के घर जाओगे तो अच्छा ही वेलकम भी किया जाए। इसका मतलब है कि जब तक स्टिमुलाई नहीं मिलेगा, जब तक रिजल्ट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो वेजाइनल ओरिफिस है, इसके अंदर डोडलाइन बेसिलाई ग्लाइकोजन्स को लेता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता है। वेजाइनल ओरिफिस की कोशिकाएं, सेल्स ये कहती है कि आप हमें हमारे हालातों पे छोड़ दो। अक्सर बच्चे डिवोर्स होने के बाद में या फिर ब्रेकअप होने के बाद में अक्सर लोगों का एक कमेंट होता है, आप मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दो। ये वेजाइनल सेल्स भी क्या कह रही है? मुझे भी मेरे हालातों पे छोड़ दो, मैं एसिडिक हूं या एल्केलाइन हूं, मुझे तुम डिस्टर्ब ना करो। कभी गंगा किनारे आना, पत्थर फेंकते हुए मिले तो समझ जाना कि कभी नया नया ब्रेकअप हुआ है। दिस इज द स्लोगन ऑफ द बनारसी। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ एसिडिक नेचर है तो अच्छा है, क्योंकि वेजाइनल सेल्स किसमें जीवित रह सकती है? लिविंग रह सकती है, एसिडिटी में रह सकती है। या सुनो, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ एसिडिटी है, लेकिन उसको वही क्या लग रहा है? अच्छा। अगर वेजाइना हेल्थी रहना है, रखना है, तो एसिडिक नेचर होना जरूरी है, और एसिडिक नेचर के लिए ग्लाइकोजन जरूरी है। और ग्लाइकोजन होगा तो बैक्टीरिया कौन सा जरूरी है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, या फिर अच्छी भाषा में बोला जाए तो डोडलाइन बेसिलाई। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? सुन लो, सुनाओ, बड़ा अच्छा सुनाता हूं, सुनो। अगर डायबिटीज किसी माँ को है, यस, ये क्वेश्चन है, अगर डायबिटीज है तो उसके तो बॉडी में ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, मीठे की तो कमी नहीं है सर। इसका मतलब मीठे की कमी नहीं है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज तो खूब मिलेगा, वहां लैक्टिक एसिड भी खूब बनेगा। इसलिए डायबिटीज वाली माँ को क्या होता है? ग्लाइकोज यूरिया होता है। क्या होता है? ग्लाइकोज यूरिया होता है। वेजिनाइटिस होता है। प्रेगनेंसी में अगर ये गलती से बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन बढ़ता है ना प्रोजेस्टेरोन के साथ, इसलिए वो किसको बढ़ा देता है? वेसल्स डायलेटेड करने को, सब फ्लो को बढ़ा देता है। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर अगर ज्यादा फ्लो बढ़ गया तो प्रेगनेंसी के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का पहला ही सिम्टम्स क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स हिस्ट्री ऑफ द वेजिनाइटिस। बार बार हिस्ट्री किसकी आ रही है? वेजिनाइटिस की हिस्ट्री आ रही है। इसलिए अति हो रही है, और अति बड़ी क्या हो सकती है? नुकसानदायक हो सकती है। चले हम लोग आगे। इसलिए अगर वेजाइना है, वेजाइना के कुछ पार्ट्स मैंने बताए, इस एरिया में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो इस एरिया से हम बर्थ नहीं करवाएंगे। अगर इसका इन्फ्लामेशन है तो वो वेजिनाइटिस कहलाता है। जनरली ये इन्फेक्शियस नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका बचाव करने के लिए प्रोटेक्टिव एक मैंने बैक्टीरिया बताया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है, रोड सेप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो ये कहता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मुझे क्या देते रहोगे? ग्लाइकोजन देते रहोगे। क्या देते रहोगे? ग्लाइकोजन जब तक मुझे देते रहोगे, जब तक मैं मेरी पूरी कलाई तुम्हें दिखाऊंगा। 16 कलाई मेरे अंदर, कृष्ण में थी 16 कलाई, या फिर इसमें या चंद्रमा में 16 कलाई होती है, और तीसरी चौथी कला हमारे शरीर में किसमें है? डोडलाइन बेसिलाई में देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि जब जब डोडलाइन बेसिलाई एक्टिवेटेड होगा, एसिडिक होगा। लेकिन क्या है, किसी प्रोसीजर के लिए हमने वेजाइनल ओरिफिस से कोई एग्जामिनेशन किया और उसमें केमिकल्स डाल दिए एल्कलाइन, उसका एसिडिटी का लेवल क्या हो गया? अब उसने क्या कहा था कि मुझे कैसे रहने दो? एसिडिक रहना। अब उसका एसिड का लेवल क्या हो गया? अब बताओ, एसिड का लेवल कम हो गया तो वो इन्फेक्शियस होगी कि नहीं होगी?
इसलिए इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं, मेडिकली टर्म्स में बोलते हैं वेजाइनल डचिंग, डच करना मतलब वॉशिंग करना। अगर गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं ऐसे वेजाइनल पार्ट की भी क्या हो गई, किसी केमिकल डालने की वजह से वॉश आउट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए उसका खुद का नेचुरल तरीका ही क्या हो गया। जैसे कि आपने दुनिया में सबसे अच्छा डांसर कौन था, माइकल, और उसने किसी ने बोल दिया कि यार तू सुंदर तो नहीं है, कला बहुत अच्छी है, तू कैसे सुंदर हो सकते हैं कि सर्जरी करवा यार। उसने एक करवाई, उसने दो करवाई, उसने कई करवाई, उसका हकीकत का चेहरा पता नहीं कहां लुप्त तो हो गया, इसमें वो हकीकत का तो था ही नहीं। और ऐसे कई सर्जरियां करने के बाद में भी अगर उसका हकीकत का चेहरा लुप्त हो गया तो आगे जाके उसकी मौत होने का कारण क्या था। सर्जिकल मल्टीपल सर्जरीज होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर कीमो का लेवल और बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए फिर उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब यहां भी अगर नेचुरलिटी के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो वेजाइना अगर ज्यादा डचिंग कर दी जाएगी तो वेजिनाइटिस होगा कि नहीं होगा, सर होगा, मल्टीपल टाइम्स वेजिनाइटिस होगा। इसलिए एक्सेसिव डचिंग होती है तो वेजिनाइटिस हो सकता है। अगर पीरियड्स के दौरान प्रॉपरली पेड्स की सही तरीके से प्रॉपर पेड्स को यूज नहीं किया जाए तो वेजिनाइटिस हो सकता है। आजकल तो जैसे अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए, पैडमैन मूवी, पैड ले लो पैड ले लो पैड ले लो, या सो नो, जिसकी वजह से थोड़ी भ्रांतियां और थोड़े से जो शर्मिंदगी थी लोगों के अंदर वो थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है। नहीं तो पहले मेडिकल की शॉप पे जाने तो दूर, वो नाम लेने से लोगों के चेहरे के ऊपर क्या आता था, एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल सी आती थी। लेकिन आजकल ऐसा अब नहीं है, क्योंकि तो जरूरी है ना, वो चीज जरूरी है। अगर आप कोरोना से बचने के लिए मास्क यहाँ लगा सकते हो तो पीरियड्स में पीआईडी से बचने के लिए पीरियड्स में हम पेड्स भी यूज कर सकते हैं, सही है कि नहीं है। इसका मतलब है कि पीरियड्स की क्वालिटी अच्छे से यूज की जाएगी तो वेजिनाइटिस नहीं हो सकता। और ऐसे चलते 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 एक समय आया जिसके बाद में मीनोपोज हो गया, मीनोपोज होने के बाद में एस्ट्रोजन नहीं होगा या बार्टोलिन ग्लैंड के सिक्रेशन नहीं होगा, वो गुड़िया से कब बुढ़िया बन गई पता ही नहीं चला, तेरे शहर में अनजाने ऐसे घूम रहे थे। यस और नो, इसका मतलब क्या है कि अपडेट इस लेवल से हुए कि हार्मोन्स का लेवल चेंज हो गया, और हार्मोन्स का लेवल ऐसा चेंज हुआ कि जब जवानी थी तो जवानी के अंदर सारे हार्मोन्स अच्छे थे और हम बहुत अच्छे अच्छे थे, बेबी को बेस पसंद है। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या पसंद है, हाँ, इसका मतलब है कि उसकी जवानी का असर धीरे धीरे कम होते हुए बुढ़ापे में वो अग्रसित होती जा रही है, और बुढ़ापे में जैसे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जाएगा, बार्टोलिन ग्लैंड का लेवल क्या होता जाएगा, सिक्रेशन कम होता जाएगा, और बार्टोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन कम होगा तो ल्यूब्रिकेशन क्या होगा, और वेजाइनल ओरिफिस का ल्यूब्रिकेशन भी क्या होगा, कम। अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो ड्राइनेस बढ़ेगी, ड्राइनेस होगी तो ईचिंग होगी, और ईचिंग होगी तो अगर ईचिंग होगी, अगर कंटामिनेटेड अगर हैंड्स को यूज किया गया तो क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा। इसलिए जनरली मीनोपोजल वुमेन्स के अंदर इन्फेक्शियस देखने को मिलता है, उसे सेनाइल वेजिनाइटिस बोलते हैं, एटॉपिक वेजिनाइटिस भी बोलते हैं। ओल्ड एज की वजह से या एज फैक्टर की वजह से होने वाला वेजिनाइटिस क्या कहलाता है, सेनाइल वेजिनाइटिस कहलाता है। इसलिए वेजाइनल ओरिफिस आपसे यही रिक्वेस्टिंग करती है कि हमें सही रखोगे तो हम आपको भी क्या रखेंगे, सही रखेंगे। यस और नो। इसके बाद में आगे का पार्ट्स कौन सा चला गया, यूट्रस चला गया। यूट्रस में सर्विक्स है, सर्विक्स में स्तमस है। स्तमस में हमेशा पढ़ने का दृष्टिकोण यही रखें कि ये चीज कल को मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसको बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, तो बहुत कुछ सीख जाओगे। और ये सीखने की कोशिश करिए एग्जाम में नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि फिर आप पटरी से नीचे उतर चुके हो। हाँ, अब ट्रेन भी हो तो आपका क्या हो सकता है, कभी भी इंसिडेंस घटित हो सकता है। इसलिए आप उस चीज में लहर में बन के रहें, उसके साथ साथ चलें जिस फ्लो के अंदर हम पढ़ रहे हैं। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हमारे से बेहतर तो चले, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे बस। इसलिए वेजाइनल कैनाल आपसे अब इसके बारे में नोट करो, फिर कुछ और खट्टी मिट्टी बातें बताएंगे। वेजाइनल कैनाल या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, it is a fibromuscular canal. It is a hollow muscular organ
लेंथ ऑफ वेजाइना, लेंथ ऑफ वेजाइना कितनी बताई थी मैंने? एंटीरियरली आपका चला जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पोस्टीरियर पीछे की तरफ वाला जोन चला आपकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर। ये पोस्टीरियर वाला काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, स्टार लगा, इससे ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में नोट करो फिर पार्ट्स। अपर पार्ट, इसी को क्या बोल सकते हैं हम? अपर पार्ट या वॉल्ट। इट इज widest part of vagina, diameter of vault 5 centimeter, diameter of vault is 5 centimeter. लोअर पार्ट, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इंट्रोइटस। इट इज very important. Narrowest part of vagina is known as introitus. इसका डायमीटर कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। Introitus involved in into coitus process, सेक्सुअल रिलेशन या कोइटस के दौरान कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? इंट्रोइटस वाला पार्ट। हमारे शहर का एक डायलॉग है, सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। आहार निंद्रा भय मैथुन। आहार का मतलब होता है खाना पीना। इस संसार में जितने प्राणी है ना वो सब लोग खाते हैं और पीते हैं। यस, आहार निंद्रा, सब सोते भी है, हम भी सोते हैं, सब जानवर भी सोते हैं। आहार निंद्रा भय, सबको डर लगता है, हमें भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है। मैथुन यानी सेक्सुअल रिलेशन, वो भी रिलेशन बनाते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं। यहां तक तो इंसान जानवर बराबर चल रहे हैं, हर प्रकृति का जीव बराबर है इन चार कामों में। लेकिन आहार निंद्रा भय मैथुन नर पशु एक समान। नर और पशु क्या है? एक समान। नर में श्रेष्ठ ज्ञान है नहीं, नर फिर पशु ही जान। अगर जिसमें ज्ञान नहीं है ना तो फिर वो भी क्या है? वो दिखने में तो किसमें है? इंसान, लेकिन उसकी एक्टिविटीज और हरकतें और वो कैसी है? जानवर वाली है। वो मनुष्य नहीं बन पाया। मनुष्य होता तो उसमें क्या होता?
सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसका हार्डवेयर ही उसने अपडेट किया अब तक करीमे लगा लगा करके, उसने क्या अपडेट नहीं किया है, सॉफ्टवेयर। इसलिए हम सख्त विरोध करते हैं हार्डवेयर का, क्योंकि जिन लोगों ने क्या नहीं अपडेट किया, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अपडेट करो, लोग ले जाते हैं कहाँ के कहाँ, आपको आउट ऑफ इंडिया ले गए लोगों को उठा, अपने इंडिया के जितनी भी कंपनियां बनी, जितने सॉफ्टवेयर बने, किसने बनाए, हम लोगों ने तो बनाए हैं, लेकिन उनका टैलेंट देखा उन लोगों ने, उनके शरीरों को नहीं देखा, कहाँ चले गए आज, वहां ले गए। यस और नो? इसलिए हमारी को भी ये बातें सीखनी चाहिए कि नॉलेज अगर नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारे दादा अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका ग्रैंडफादर ये कहना था कि जिंदगी में कुछ करे ना करे, लेकिन एक कला जरूर होनी चाहिए, एक खूबी जरूर होनी चाहिए कि जब आप वो काम आप आओ तभी होना चाहिए, आपके बिना वो काम नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम करना सीखना कि जब आप जाओ तो ही वो काम हो। इसका मतलब एक फील्ड तो ऐसा होना चाहिए जहां हमारी जरूरत लोगों को पड़े। यस और नो? अगर आपका अल्टीमेट कोई दूसरा ऑप्शन है तो समझ जाओ फिर आपका वो लेवल अभी तक नहीं आया है। चलो आगे। पार्ट्स ऑफ वेजाइना में फर्स्ट वन था आपका अपर पार्ट, दैट इज वॉल्ट, इन द लोअर पार्ट इज इंट्रोइटस। टाइम पे दर्द होती है तो मेनोपॉज में मेंस्ट्रुअल को स्टॉप करता है, पर उसमें जो मेन सर्दी उसको ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है, तो उसका कारण क्या है? बताओ भाई, कौन ज्ञानी है यहाँ? कोई तो होगा, क्लास का टॉपर आता होगा ना टेस्ट सीरीज में। कौन है? कहाँ है साजन? हाँ भाई साजन, नाम तो बड़ा प्यारा है तेरा यार। बता भाई, ऐसा क्यों होता है? बात तो सही है, होता भी है ऐसा, एस्ट्रोजन की वजह से। तो ये तो ऑटो वाला भी बोल सकता है, 2 दिन पढ़ा दूं ना उसको। वो किस तरह आपने बोला था हार्मोन डिसफंक्शन की वजह। आप साइंस के बंदे हो, ऐसे आपसे आंसर की उम्मीद नहीं है, सही बोलो साजन। आने वाले 8 दिन के लिए अब साजन में तेरे को कमेंट करूंगा हर बार। यस, तैयार रहे उसके लिए। पता है कुछ नहीं? जब जब भी मेनोपोज होता है तो मेनोपोज के अंदर ओवीरी काम नहीं कर पाती और ओवीरियन हार्मोन्स नहीं आ पाती, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपका एचपीओ एक्सिस को मेंटेन करते हैं, और एचपीओ यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पढ़ेंगे हम, वो डिस्टर्ब होता है। और जब वो एचपीओ एक्सिस डिस्टर्ब होता है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, और जब वो नहीं हो पाता है और तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस यानी मास्टर ऑफ मास्टर, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो नहीं हो पाता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है तो आपका वेसोमोटार सिस्टम चलता है, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आया होगा, वेसोमोटार सिस्टम होता है, वो स्टिमुलेट होता है, और जब जब वो स्टिमुलेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और जब टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो मिडनाइट में जब सब सो जाते हैं तो उसका वो सेंटर डिस्टर्ब होता है, जो रात को मिडनाइट के अंदर उस माँ के अंदर, उस महिला में, उस फीमेल में क्या होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब अचानक से सडनली सीवियर स्वेटिंग होना और गर्मी का महसूस होना, पसीने का आना, वो क्या कहलाता है, हॉट फ्लैशेस होता है। तो उसके लिए क्या करें, प्रोजेस्टेरोन को रिप्लेसमेंट करना होगा, या एचआरटी थेरेपी चलाई जाती है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाए। वो ये कहती है कि तुम तो सो रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा चैन मैंने सब लूटिया, जालिम तुम कहाँ सो रही हो, बाहर निकलो। या सो नो? अब देखो उसके एक बात खोली तो 5 सिम्टम्स निकल के आएंगे। जिस इंसान को गर्मी लग रही है तो क्या नींद आएगी? नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो सिर दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर वो पूरी रात परेशान है तो इरिटेट होगा कि प्यार से बात करेगा? इरिटेट होगा। उसके सिर में क्या होगा, हेडेक भी रहेगा उसको। अगर जिसको नींद नहीं है, इसलिए जिसको हॉट फ्लैशेस होता है उसको इंसोम्निया भी होता है। जिसको इंसोम्निया होता है ना वो इरिटेट होता है, और इरिटेट होते हुए दूसरे दिन शाम तक क्या होने लगता है उसके सिर में, हेडेक। ये 5 सिम्टम्स फिर एक साथ देखने को मिलते हैं उस पेशेंट को। कल की रात को जो नहीं सोया ना, आज थोड़ा सा क्या रहेगा वो। इसलिए जब जो मेनोपॉज से गुजर रही है उन फीमेल्स के ऊपर गुस्सा ना करे। वो माँ हो सकती है, वो दादी हो सकती है, वो सास हो सकती, कोई भी हो सकता है। कारण क्या है कि वो उन पे उनका कंट्रोल नहीं है। अगर उनकी हिस्ट्री टेकिंग की जाए, वो आपकी मम्मी हो सकती है, वो मेरी मम्मी हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, तो उनकी जवानी के बारे में किसी उनके साथ वालों से पूछे कि ये अपनी जवानी में भी ऐसी बातें करती थी, यानी बड़ी सॉफ्ट बात करती थी। फिर अब क्या हो गया इनको, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी का फिजियोलॉजी क्या हो रहा है, इसलिए बुढ़ापे में अक्सर क्या होने लगता है, इरिटेटिव स्वभाव हो जाता है, इरिटेशन होता है। इसलिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी
समय रहते हुए उनको दी जाए तो फिर से वो प्यार और मोहब्बत की ही तरीके से वो बातें करेंगे। नहीं तो एक बार माता जी का माइंड सटका गया ना तो फिर वो किसी की सुनती नहीं। वो बोलती है कि मैंने बोल दिया ना, बस वैसा ही होना चाहिए अब, इसलिए वो इरिटेटिव हुआ क्योंकि उनकी गलती नहीं है। मेरी नजर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो, उनका रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट होते ही धीरे धीरे हॉट फ्लैशेस का लेवल क्या होगा, कम होगा। हम पढ़ेंगे पूरा, आगे आएगा। चले हम लोग अभी आगे। एवरेज डायमीटर ऑफ वजाइना, फिर इसके बाद में नोट करो एंगल ऑफ वजाइना। एंगल ऑफ वजाइना कितना डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल। किस पोजीशन में अक्सर देखने को मिलता है इसका सेट, ऐसे सुपाइन position of vagina as shape in supine position। और इस एस शेप या सुपाइन पोजीशन में जब ये शेप बनता है तो कितना डिग्री का एंगल देखने को मिलता है, 45 डिग्री का एंगल। नोट करो पीएच ऑफ वजाइना। किसका, जो वेजाइना का एंगल होता है वो ट्रांसफर सेक्शंस में देखने को मिलता है। जब वो सुपाइन पोजीशन में उसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, वो जो एंगल्स पड़े वो यूट्रस के एंगल्स बनते हैं। दो एंगल्स बनते हैं ना, एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन। वो उसमें वेजाइना और सर्विक्स का अलग से बनता है और सर्विक्स और बॉडी का अलग से बनता है। वो एंगल्स वो अलग है। इसमें ट्रांसफर सेक्शंस में देखा है कि जब सुपाइन पोजीशन में होता है तो कौन सा एंगल में देखने को मिलता है, 45 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। फिर अब इसके बाद में नोट करो पीएच ऑफ वेजाइना। ये किस पे डिपेंड करता है, it depend upon dotted line basis। अगर सर ये पूछ लिया जाए कि पीएच ऑफ वेजाइना के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो और दोनों ऑप्शन आए तो आपका जवाब क्या होगा। उस दिन मैं तो मिलूंगा नहीं आपको, उस दिन आप क्या करोगे फिर, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे। ये आ चुका वैसे एग्जाम, याद रहेगा ना। इसके बाद में आप लोग नोट कीजिए, रोडेलाइन बेसिलाई कंजप्शन ग्लाइकोजन and it convert into lactic acid।
जैसे कि ये डोर्डलाइन बेसिलाई है, और इसने क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड। तो मुझे ग्लाइकोजन दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, लैक्टिक एसिड। पीएच ऑफ वेजाइना according to age group। जिस समय बच्चे का जन्म है, गर्ल बेबी का जन्म हुआ है, उस समय उसकी वेजाइनल पीएच कैसी होगी, एसिडिक। ये पूछा गया क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू मैटरनल, वेरी गुड। ये माँ के एस्ट्रोजन के प्रभाव की वजह से बच्चे की बॉडी के अंदर भी वेजाइनल ओरिफिस के अंदर कैसा नेचर देखने को मिलता है, एसिडिक। After 6 weeks to टिल प्यूबर्टी, 6 वीक के बाद से लेके टिल दी प्यूबर्टी, इस समय के अंदर कैसा होता है, एल्केलाइन। सर क्यों होता है, कोई आपसे पूछ ले तो, मार्केट में जाओगी छुट्टी होने के बाद में, ऑटो वाला पूछ ले, बताओ। क्योंकि इस समय में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। यस, अभी एज क्या है बच्चे की, कम है, बच्चे की ओवरी काम नहीं कर रही है, इसमें ओवरी में हार्मोन्स भी नहीं है, एस्ट्रोजन, और इसका मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन आने लगेगा कौन सी एज में आएगा, एट द टाइम ऑफ, जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा उस समय आएगा, तो वो फिर धीरे धीरे बेसिक से किधर जाने लगेगा, धीरे धीरे एसिडिक की तरफ जाने लगेगा। यस, इसलिए यहां अभी तक कुछ ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है। अगर ये वर्ड आए बी फॉर प्यूबर्टी वाली एज हो गई 13 से 14 वर्ष, और इस एज में अगर इससे पहले पूछ रहा है कि बी फॉर प्यूबर्टी बताइए जस्ट, तो इस समय कैसा होता है, न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक। और आफ्टर प्यूबर्टी इसको करो आप पैरामीटर्स को 4 to 5.5 तक देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज में कैसा होगा ये,
एसिडिक ही होगा। 4 to 5 के बीच में रहता है। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, क्या इतनी बातें आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? नहीं, ये पूछा जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कब देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी के दौरान। हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक 3.5 से 4.5 तक देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा आ गया है ना, और प्लेसेंटा से क्या बने? प्लेसेंटल हॉर्मोन्स बने, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ एसिडिक नेचर। और ये होना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है, क्योंकि ये बैरियर का काम करेगा। अंदर किसी प्रकार का वेजिनाइटिस नहीं हो सकता, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाएगा। और मेनोपॉज में इसमें भी पूछा गया कि मेनोपॉज आने के कितने महीने बाद में या कितने वीक बाद में हकीकत में बेसल टू न्यूट्रल टू एल्केलाइन चला जाता है। तो जो इनिशिएशन हुआ था, शुरुआत, वही बात याद रहे, आफ्टर 6, वहां 6 वीक, आफ्टर बर्थ 6 वीक तक क्या रह रहा था? एसिडिक। यहां मेनोपॉज होने के 6 वीक बाद में क्या होने लगेगा? एल्केलाइन होने लगेगा। इसके बाद में फिर नोट inflammation of vagina, this is known as old age vaginitis is known as ओल्ड एज में या आफ्टर द मेनोपॉज के बाद में होने वाला वेजिनाइटिस का टाइप सेनल वेजिनाइटिस या फिर एक्टोपिक वेजिनाइटिस कहलाता है। इसके बाद में नोट करो एंटीजन HIV एंटीजन, HIV एंटीजन प्रेजेंटिंग
HIV antigen presenting cells, dendritic cells are found in वुमेन्स की वेजाइना के अंदर HIV को प्रोसीड करने वाली एंटीजन जो सेल्स होती है वो पाई जाती है, इसलिए वुमेन्स के अंदर क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। यस, क्योंकि ये जो डेंड्रेटिक सेल्स होती है, जो लिम्फ नोड्स होती है, उनका वैसे मैक्रोफेजेस की तरह काम करती है, इसलिए कि जो HIV होता है वो अक्सर कौन सी सेल्स को चुनता है, लिम्फ नोड्स को चुनता है। किन्हें चुनता है, लिम्फ नोड, और उनकी लिम्फ नोड्स वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके बाद में नोट कीजिए colposcopy used for the examination of the vagina. फिर इसमें नोट कीजिए fistula of vagina, fistula of vagina। अब नॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलेगा सर, वो हो सकता है फॉर एग्जांपल, देखिए पहले ये ब्लैडर है या बीच में वेजाइनल ओरिफिस है, पीछे की तरफ क्या है, रेक्टम है, इनके बीच में ऊपर की तरफ ये क्या है, यूट्रस। तो अगर ये वेजाइनल ओरिफिस का अब नॉर्मली कनेक्शन किसके साथ में हो जाएगा, ब्लैडर के साथ में, और ब्लैडर के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, वेसिकल। यस, तो ये जो यूरिन है इसमें, ये यूरिन अगर ब्लैडर का अगर इसमें कनेक्शन देखने को मिल रहा है तो वेजाइनल यूरिथ्रा से आना चाहिए यूरिन, तो वो किस रूट से आ रहा है, वेजाइना के द्वारा आ रहा है। या फिर क्या हो सकता है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला हो सकता है, कि जो वेजाइनल जो एमसी का ब्लड आ रहा है वो ब्लड किधर से आ रहा है, रेक्टम के माध्यम से आ रहा है। वेजाइनल जो डिस्चार्ज हो रहा है वो किधर से आ रहा है, रेक्टल रूट से आना, वो आना किधर से चाहिए था, वेजाइनल ओरिफिस से आना चाहिए। तो वेजाइना का प्रोडक्ट अगर रेक्टम से आ रहा है तो मतलब रेक्टम के साथ में अबनॉर्मलिटी हुई, और ब्लेडर यानी यूरिन अगर किधर से आ रहा है, वेजाइनल ओरिफिस से आ रहा है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। यस और नो। तो ये जो लोकेशन ऑफ दी वेजाइना उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, लोअर पोर्शन में, जबकि ऊपर वाली साइड में कौन प्रेजेंट है, यूट। इसलिए दो पाउच यहां पर भी पड़ेंगे अभी, एक यहां बनेगा मतलब यूट्रस और रेक्टम के बीच में, और एक यूट्रस और ब्लैडर के बीच में, इसको हमने बोल दिया वेसिको यूटेराइन पाउच, और इसको बोल दिया हमने आपका रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिससे कुल्डे से क्या फिर हम बोल सकते हैं पाउच ऑफ डगलस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अर्लियर इंडिकेशन साइन कहां देखने को मिलता है, यहाँ दर्द होने लगता है, कहां पानी आके भरने लगता है, ब्लड आके कहां इकट्ठा होने लगता है, इसी के अंदर होता है, क्योंकि यहां से कौन गुजरता है, इस पाउच के ऊपर फेलोपियन ट्यूब है, अगर यहां से फेलोपियन ट्यूब रप्चर होगी तो ब्लड कहां आएगा, इस पाउच में आता है। यस, इसलिए यहां से फिर कुल्डेसेंटेसिस करवाया जाता है, और कुल्डेसेंटेसिस में से हम कुल्डे सेक्शन से फ्लूइड लेते हैं। अगर पुराना है ब्लड, अगर आपका नया नया फ्रेशली ब्लड आ रहा है तो समझ जाओ कि अभी अभी अंदर क्या होने लगा है, हेमरेज होने लगा है, पेशेंट को दर्द होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्पेशली वो करवाया जाता है, पढ़ेंगे जब एक्टोपिक पढ़ाएंगे पूरा। चले हम लोग, तो पिस्टुला यानी अबनॉर्मली क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। फर्स्ट वन नोट करो, बेसिक
वेसिको वेजाइनल abnormal connection between urinary bladder and बोलते हैं ना आज तो इस रास्ते से कैसे आया, तेरे वाले रास्ते में क्या हुआ? ए यार उधर आज क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और ऐसा लग रहा है कि कोई राजनेता आया हुआ, मोदी जी आए हुए हैं, तो पूरे रास्ते क्या कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे, बैरिकेड्स लगा रखे। इसका मतलब जो आदमी हर दिन उस रास्ते से आया, आज वो उधर से नहीं आया, तो अबनॉर्मलिटी कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी दूसरे की वजह से हो रहा है। और क्या हो सकता है? रेक्टो एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। abnormal connection between rectum and अब इसके बाद में नेक्स्ट वन नोट करो, सेकंड पार्ट कौन सा था? यूट्रस। इट ऑल्सो नॉन एज वोम यानी गर्भाशय, मेट्रा, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, यस, और स्टेरा यानी स्ट्रेक्टोमी करवाया जाता है ना। यूट्रस का इंफ्लामेशन क्या कहलाता है? इंफ्लामेशन ऑफ यूट्रस, यूट्राइटिस, मेट्राइटिस हो सकता है, क्योंकि 3 लेयर होती है ना, टोटली तीनों लेयरों का अगर एक साथ इंफ्लामेशन पड़ा जाता है तो क्या हो गया? यूट्राइटिस भी हो सकता है और मेट्राइटिस भी हो सकता है, लेकिन आज से हम क्या पढ़ेंगे? मेट्राइटिस होता है, यस, क्योंकि यूट्राइटिस नहीं कैसे भी नहीं हो सकता, यस, मेट्राइटिस ही हो सकता है। मेरे को सपने में भी नहीं आया कभी तक आज तक यूट्राइटिस, तो यस कभी आएगा तो जरूर बताऊंगा अगली बार। इसलिए आप क्या याद रखें? मेट्राइटिस होता है, मेट्रा वर्ड यूज फॉर द लेयर्स। क्या याद रखना है? मेट्रा वर्ड यूज फॉर द लेयर्स। 3 लेयर्स होती है, इसलिए कौन सी लेयर को सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होने का खतरा रहता है? जो सबसे नजदीक है। कौन सी नजदीक होती है? एंडोमेट्रियम नजदीक होती है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा कहाँ देखने को मिलता है? एंडोमेट्रियम वाले को। जो घर में हमेशा साथ रहता है ना वो बुरा लगता है, जो दूर रहता है ना वो अक्सर परिवार वालों को क्या लगता है? अच्छा लगता है, यस और नो? इसका मतलब क्या है? अगर अच्छे लगना चाहते हो या बनना चाहते हो तो कहाँ चले जाओ? दूर चले जाओ, नौकरी ले लो, एम्स में चले जाओ, और कभी कभी महीने 2 महीने से हालचाल पूछने के लिए चले जाया करो। इसलिए एंडोमेट्रियम होगा तो नजदीकियों की वजह से होता है। इसलिए जब जब भी मेट्राइटिस की बात की जाएगी, जैसे कि जो लिकोरिया है, या फिर डिलीवरी के बाद में कभी कभी लोकिया जो देखने को मिलता है, उस लोकिया के अंदर लोकिया मेट्रा देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे हम, लोकिया मेट्रा, जैसे लोकिया रूब्रा होता है, सिरोसा होता है, एल्बा, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, यस। लेकिन लोकिया मेट्रा क्या होता है? लोकिया मेट्रा का मतलब है कि मेट्रा फॉर यूट्रस, और लोकिया यानी सिक्रीशन, डिस्चार्ज, कि यूट्रस के किसी कैविटी के अंदर जाकर के फ्लूइड का शिफ्टेड हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना, और वो वहां से क्या नहीं हो पा रहा है? बाहर नहीं आ पा रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, पानी जिस दिन रुक गया इन्फेक्शन होगा, और बच्चा जिस दिन नहीं खेल रहा तो समझो बच्चा क्या है? बीमार है, फिटल डिस्ट्रेस। बच्चा बीमार का मतलब क्या होगा? ओबीजी में फिटल डिस्ट्रेस होगा। तो चले हम आगे। इसलिए जब जब भी यहाँ फ्लूइड इकट्ठा होगा यूट्रस में, तो अगर लोकिया वाला फ्लूइड इकट्ठा होता है डिलीवरी के बाद में, तो उसे क्या कहा जाता है? लोकियल मेट्रा कहा जाता है।
It is hollow muscular. It is hollow muscular pelvic organ. यूट्रस की लोकेशन कहाँ है? कौन से एरिया में पाया जाता है ये? एब्डोमिनल कैविटी में या फिर पेल्विक कैविटी में? कभी कभी आता तो है एब्डोमिनल में भी, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी में आता। लोकेशन पेल्विक कैविटी। शेप ऑफ यूट्रस कैसा होता है जी? इन्वर्टेड पियर शेप, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, पायरिफॉर्म। नाशपाती खाई आप लोगों ने? अभी आ रही होगी मार्केट में, देख लेना, नहीं खाई हो तो आज ले जाना है ना। आज आपके डायरेक्टर साहब को अभी मैं निवेदन करता हूं आपकी तरफ से कि कल सब बच्चों को खिलाई जाएगी, नाशपाती ही खिलाई जाएगी, एप्पल नहीं खिलाई जाएगी, कंफ्यूज ना करें। यस और नो? और पैसा मेरी द्वारा दिया जाएगा, लेके आएंगे, पैसा मैं दूंगा, खाओगे आप। यस, ये कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन के दिन एनीवन जो भी फ्रूट है कुछ इस टाइप का होता है। यस, तो ये कैसा लग रहा है आपको? इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट, उल्टा, और पियर शेप का मतलब होता है नाशपाती का उल्टा एंगल हो गया। जैसे अगर इसको सीधा लटका दिया जाए तो कुछ ऐसा है। अरे पोटली पैसों की छोटी सी प्यारी सी बुजुर्ग लोगों के पास में छुपा करके रखते हैं। यस, इसका मतलब कि जो एंगल बनता है उसका, वो यूट्रस का भी कुछ ऐसा ही एंगल बनता है, लेकिन इसको इस बार क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। वो एंगल, वो नीचे लटकने वाला एंगल तो कहां चला गया, ऊपर, और जो उसका जो आगे का जो जिस स्ट्रिप होती है, रस्सी क्या होती है, उसका धागा जो होता है जिसको खींच करके बांधा जाता है, वो नीचे वाला एरिया हो गया। तो कुछ ऐसा ही होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आज नाशपाती जरूर खरीदे जा करके। यस और नो? इसलिए इन्वर्टेड पियर शेप, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, पायरिफॉर्म। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। चले, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें वेट बताइए, कितना वेट होता है यूट्रस का, तो जनरली यूट्रस ये कहता है कि मेरा वजन कितना है साहब, 50 to 80। एवरेज पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 60। एग्जैक्टली पूछा जाए 50, 40, 60, 70 तो आपका जवाब क्या चला जाएगा, और रेंज में पूछा जाए तो जवाब क्या चला जाएगा। कई बार एग्जामिनर जो बच्चे कम पढ़े होते हैं उनके लिए एक वर्ड डाल देता है, क्या, नली पेरस वुमेन्स में यूट्रस का वेट बताओ, तो भी क्या है, कान को कैसे भी पकड़ तो लिया। इसलिए वेट हमेशा याद रखिए, जब तक नॉन प्रेगनेंसी है। ये किसमें है वेट ऐसा, जबकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, ज्यादा होता है ना। याद रखिए ये वेट किसका है, नॉन प्रेग्नेंट, जबकि प्रेगनेंसी में कितना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का वेट देखने को मिलता है 900 से 1000 ग्राम। और याद रखने का तरीका, कितना गुना बढ़ता है, इंक्रीज 20 टाइम्स। वेरी गुड। लगभग वजन कितना गुना बढ़ता है, 20 गुना बढ़ता है, नॉर्मल का 20 गुना बढ़ता है। फिर आपसे पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको,
साइज ऑफ यूट्रस बताइए, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, दैट इज साइज ऑफ यूट्रस। तो हम बोल सकते हैं सर कि उसका लंबाई, थिकनेस, दैट इज द लॉन्गेस्ट, उसकी साइज देखने को मिलेगी 7.5 मल्टीप्लाई वाइडनेस होगी 5 मल्टीप्लाई थिकनेस देखने को मिलेगी 2.5 सेंटीमीटर। ये भी किस में पढ़ा हमने, नॉन, ये नॉन प्रेग्नेंट में ऐसा। जबकि प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में लगभग माना जाता है 35 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 12 कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 5 टाइम्स, 5 गुना। फिर इसके बाद में नोट कीजिए, साइज ऑफ यूट्रस में इसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी विड्थ आपका 5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी थिकनेस, अगर थिकनेस का लेवल कम होने लगेगा तो इसका मतलब है कि रिस्क है। थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि थिकनेस का लेवल कम है तो पीरियड्स के दौरान हर महीने बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। अगर थिकनेस का लेवल डिस्टर्ब हो चुका है तो मंथली पीरियड्स का समय भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर थिकनेस का लेवल डिस्टर्ब हो चुका है तो अबॉर्शन होगा हर बार, रिस्क है। अगर थिकनेस हो सकती है कि पेशेंट ने बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से खुद ने ही अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या लिया हो, पिल्स, दैट इज द अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो पिल्स आती है मीजोप्रोस्टोल, मीफेप्रोस्टोल, अगर वो पिल्स लिया है उसने, और कई बार क्या होता है कि अनवांटेड, जब हम नहीं चाहते उस समय कंसीव हो जाता है तो एक ह्यूमन टेंडेंसी डर होता है कि अब ये प्रेगनेंसी भी हमें रखना नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक डिलीवरी हुई 6 महीने पहले, अब दूसरा बच्चा फिर कंसीव हो गया है तो फिर डिलीवरी में फिर तो इन बच्चों का लालन पालन पोषण में दिक्कत आएगी। या फिर अनमेरिड लाइफ में कई बार कंसीव हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वो टेबलेट्स ली गई और हड़बड़ाहट में ली गई, जल्दबाजी में ली गई, तो अगर एक कोर्स से फायदा नहीं होता तो वो क्लाइंट्स क्या करते हैं, रिपीट डोज कर लेते हैं। और रिपीट डोज करते ही यूट्रस नाराज हो जाता है। और यूट्रस की कौन सी लेयर नाराज होती है, एंडोमेट्रियम। क्यों? क्योंकि मीफेप्रोस्टोल जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का एंटीडोट होता है, या एगोनिस्ट बोल सकते हैं अच्छी भाषा में। जितना ज्यादा मीफेप्रोस्टोल बॉडी में लिया जाएगा उतना प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन कम होने का मतलब है कि आपने एंडोमेट्रियम को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि अभी इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा हुआ, सीमेंट लगा हुआ, कलर लगा हुआ, अच्छे से है पूरा। अगर इसकी किनार को तोड़ दिया जाता है तो एक एरिया बनेगा, फिर दूसरा आएगा भाई उसको और टच करेगा, थोड़ा थोड़ा और झड़ने लगेगा, तीसरा ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया डैमेज होगा। ऐसे सेम हमारे शरीर में क्या है, एंडोमेट्रियम, यूट्रस है। ये समझ ले आप। तो ये यूट्रस बहुत प्यारा प्यारा अंदर से ऐसा होता है, लेकिन हमने जैसे टेबलेट डाला, इस पे एसिड डालने वाला काम किया और उसकी वजह से उसका सॉफ्टनेस, उसकी थिकनेस हो जाती है, डिस्टर्ब हो गए। और जैसे ही अगर ये खुदरा होगा, अगर रफली होता है तो इसका मतलब है कि अब ये स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, ट्रिगर ज्यादा होगा। अगर ये प्लेन नहीं हो पाया वापिस, तो हर बार जैसे बारिश के मौसम में हमारे घर के सामने अगर नाले का पानी ज्यादा आता है तो मिट्टी को काट करके ले जाता है, फिर हम दूसरे दिन वहां मिट्टी डालते हैं, वापिस जमाते। लेकिन एक दिन इतना ज्यादा मिट्टी चला गया कि हमारे घर की नींव तक चला गया, खड्डा हो गया। अब घर गिरने की बारी है, या घर गिर सकता है, क्योंकि नीम की मिट्टी भी कहां चली गई, बह के चली गई। वो नीम की मिट्टी क्या थी, प्रोजेस्टेरोन। क्या थी, जो यूट्रस को बिल्कुल क्या करके रखती थी, बिल्कुल रिपेयर करके रखती थी। अगर वो प्रोजेस्टेरोन नहीं रहा तो अब है कि जब ब्लीडिंग होने लगेगा
तो अब पूरी कंटिन्यूअसली एंडोमेट्रियम टूटता ही जाएगा, टूटता ही जाएगा। अगर पेशेंट में अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा लिया और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा क्रेम्स आएंगे, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर होने की वजह से हीट करेगा बॉडी और सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसलिए विदाउट एनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फर्स्ट डोज लेने के बाद में दोबारा रिपीट किया जाता, ओनली मीजोप्रोस्टोल किया जाता, नॉट इज द मीफेप्रोस्टोल। क्या किया जाता है? ऊपर वाली गोली दोबारा कभी जीवन में खानी नहीं चाहिए एक कोर्स के अंदर। अगर दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, आज जैसे हमने एक टैबलेट ली है सुबह, तो इसके 2 दिन बाद में, दैट इज आफ्टर द 48 आवर्स, आफ्टर द 48 आवर्स में जो 4 टैबलेट बची उन्हें मीजोप्रोस्टोल की होती है, उसमें 2 टैबलेट लेनी होती है। WHO कहता है कि 4 टैबलेट एक साथ ली जा सकती है, लेकिन वेजाइनल होना चाहिए रूट। कौन सा होना चाहिए? अगर आप 2 टैबलेट ले रहे हो तो ओरली लिया जा सकता है। 4 घंटे के अंदर अगर अबॉर्शन नहीं होता है, अगर प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है, तो 4 टैबलेट में से 2 ली, 4 घंटे में अबॉर्शन नहीं हुआ, आपका कुछ भी नहीं आया बाहर प्रोडक्ट, तो 2 टैबलेट फिर दी जाएगी। सर इस बार भी नहीं आया, तो फिर 2 टैबलेट और नई किट लेके आओ। नई किट में ऊपर वाली को डिस्टर्ब नहीं करना, किसको डिस्टर्ब करना है? नीचे वाली 2 टैबलेट्स को लिया जा सकता है। इस प्रकार से मीजोप्रोस्टोल की मैक्सिमम डोज कितनी टैबलेट ली जा सकती है? 6। लेकिन मीफेप्रोस्टोल कितना लिया जा सकता है? एल। और जो किसको कम करता है? प्रोजेस्टेरोन को। जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, क्या प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाएगी? नहीं। हम पढ़ेंगे जब अबॉर्शन पढ़ाया जाएगा कि उसके अंदर पूरी किट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका साइज ऑफ यूट्रस समझ में आया? ये नॉन प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, जबकि प्रेगनेंसी में इसका हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद में फिर नोट कीजिए आप लोग, एंगल ऑफ यूट्रस, एंगल ऑफ यूट्रस। एंटीवर्टेड एंगल, ये किसके बीच में बनता है और कितने डिग्री का होता है? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स, एंगल बिटवीन वेजाइना एंड, समझेंगे इसको, नोट कर लो पहले। एक एंगल बनाता है एंटी फ्लेक्स्ड, एंगल बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स। ये माना जाता है 120, एग्जैक्टली 120, और रेंज में देखा जाता है कितना? अगर रेंज पूछी जाती तो जवाब ये अच्छा होगा, अगर एग्जैक्टली पूछा जाता तो ये आया DSSP में 2 बार आ चुका है। एग्जैक्टली पूछा गया है 120। इसको नोट करो, देखो एक बार पहले। देखिए ये कौन सा पार्ट है? वेजाइना, जबकि ये एंगल कौन सा है? सर्विक्स यूट्रस का। और ये क्या है? बॉडी ऑफ, जो एंटीवर्टेड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? वेजाइना और सर्विक्स के बीच में। वेजाइना और सर्विक्स के बीच में कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। याद रखने का तरीका, अक्सर एग्जाम में ये कंफ्यूजन करता है। अभी मुझे कितने साल हो गए, मुझे भी खुद को भी कई बार क्या होता है? कंफ्यूजन, क्योंकि ये दोनों चीजें कई बार एंगल क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। अगर हम मेंटली फ्री होते जब तो ठीक है, लेकिन हम बहुत बड़ी यात्राएं करके आते हैं तो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जिसके अंदर V आए वो एंगल किसके बीच में बनेगा?
वेजाइना के बीच में, और जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एंगल बनता है वी एंटीवर्टेड, वी फॉर वेजाइना, और जो वेजाइना के साथ में एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्या सोनो, एंटीवर्टेड यानी वेजाइना और सर्विक्स के बीच में बनने वाला एंगल एंटीवर्टेड कहलाता है। एंटीवर्ड यूज फॉर द बिफोर या इन फ्रंट, सामने की तरफ जो झुकाव होता है उसे क्या बोल दिया हमने, एंटीवर्टेड। और एंटी फ्लेक्सर, एंटी यानी अगेंस्ट वाला नहीं है, वो दूसरा होता है, उसकी क्या स्पेलिंग होती है ANTI, एंटी यानी अगेंस्ट, लेकिन ये क्या है एंटीनेटल, बिफोर वाला है या सामने की तरफ है। एंटी फ्लेक्स का मतलब है कि जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है इसके बीच में और सर्विक्स के बीच में, एंटीवर्टेड का मतलब है क्या है, बॉडी ऑफ सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, इन दोनों के बीच में वो जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 120 से 130 का बनता है। इसलिए इसे जरूर याद रखिए, एंटीवर्टेड वाला ज्यादा फोकस किया जाता है, इसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। एंटीवर्टेड एंगल कितना डिग्री का 90 डिग्री का, एंटी फ्लेक्स एंगल 120 टू 130 एंगल का देखने को मिलता है। इसलिए जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। जबकि बॉडी ऑफ सर्विक्स और आपका बॉडी ऑफ यूट्रस, नॉट इज द सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में जो ये सीधा सीधा एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 120 से 130 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है सभी का। एंगल्स ऑफ यूट्रस, एंगल्स ऑफ यूट्रस इन द लास्ट पॉइंट इसमें लिखो, फिर ब्रेक करेंगे आपका। Parts of uterus. जो सबसे नीचे की तरफ आया जाता है वो कौन सा पोर्शन है सर्विक्स, तो बीच में वो, जबकि ये वाला एरिया कौन सा है बॉडी ऑफ यूट्रस, जबकि एलिवेटेड एरिया कौन सा है जो फंडस है उसकी लेंथ मानी जाती है 1.5, जबकि इसकी मानी जाती है 3.5 सेंटीमीटर, जबकि इस्तमस की मानी जाती है 0.5 सेंटीमीटर और सर्विक्स की लेंथ मानी जाती है 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट पार्ट्स ऑफ यूट्रस में नोट करो, फंडस, it is an uppermost part of uterus. ये ड्राफामेटिक्स या फिर डॉम शेप का पार्ट, डॉम शेप टाइप का होता है। इस एरिया की लेंथ देखने को मिलती है 1.5 सेंटीमीटर। जबकि सेकेंड वन दैट इज बॉडी ऑफ यूट्रस।
यूट्रस का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? बॉडी वाला. इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस. इसकी लेंथ देखने को मिलेगी 3.5. fetal development. Fetal development during pregnancy. अब एग्जामिनर का ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कॉर्नो ऑफ यूट्रस क्या होता है या कॉर्पस ऑफ यूट्रस क्या होता है. ये अब तक तो जो पढ़ा है इसमें तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी पढ़ा देगा. कॉर्पस ऑफ यूट्रस या कॉर्नो ऑफ यूट्रस इज द पेसमेकर ऑफ. वेरी गुड. जो जंक्शन बनता है फेलोपियन ट्यूब का एंडिंग वाला और यूट्रस का एंड और फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन पे जो पॉइंट बनेगा उसको क्या बोल देते हैं हम? कॉर्नो. हाँ, कॉर्नो ऑफ द यूट्रस जो होता है वो चीज हम पढ़ेंगे अभी. जो जनरेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को. सिस्टोल क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, किस प्रकार से करता है. लेकिन अभी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका कॉर्पस ऑफ जो यूट्रस होता है वो कॉर्पस ऑफ यूट्रस कौन बनाता है? तो फंडस वाला पार्ट और बॉडी ऑफ यूट्रस ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कॉर्पस ऑफ यूट्रस बनाते हैं. या हम बोल सकते हैं इसी को अपर यूट्राइन सेगमेंट कौन बनाता है, तो भी ये दोनों पार्ट्स मिलके बनाते हैं. नोट कर लो इसको. कॉर्पस ऑफ यूट्रस किसे बोला जाता है? जिस पार्ट में कौन कौन से हो? फंडस एंड बॉडी ऑफ यूट्रस. एक होता है कॉर्नो ऑफ यूट्रस. या इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्यूबल ओस्टिया. कॉर्नो ऑफ यूट्रस और ट्यूबल ओस्टिया is known as pacemaker of uterus. Pacemaker of uterus generate uterine contraction from right side of pacemaker of uterus generate uterine contraction from right side of cornu of uterus. राइट साइड का जो कॉर्नो ऑफ यूट्रस होता है उसमें ज्यादा रिसेप्टर्स पाए हो. दोनों तरफ से जनरेट होता है वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होते हैं वो कहां से होते हैं?
राइट साइड। और पेसमेकर का क्या नाम है? कॉर्नर यूट्रस बोल सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्टियो। थर्ड पॉइंट लिखो इस्ताबस। It is smallest and narrowest। सबसे छोटा और सबसे नेरो कौन सा पार्ट होता है? बस इसकी लेंथ पूछी जाती है 0.5 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हो? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हम ग्रिप चेक करते हैं अलग अलग। एक फंडल ग्रिप होती है, एक लेटरल ग्रिप होती है, पावलिक होती है, पेल्विक होती है। तो जो फंडल ग्रिप चेक करते हैं उस फंडल ग्रिप के अंदर फंडस वाले एरिया को चेक करते हैं। फंडस में क्या, व्हाट इज दिस प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द फंडस? अगर सर या तो बच्चे का हेड होगा या फिर बच्चे का बटक्स वाला एरिया। अगर हेड होगा तो हार्डनेस महसूस होगी, अगर बटक्स होंगे तो फिर सॉफ्टनेस महसूस होगी। अगर हार्डनेस ऊपर हो रही है तो बटक्स कहाँ होंगे? नीचे। नीचे तो प्रेजेंटेशन क्या होगा? ब्रिज प्रेजेंटेशन, बाल प्रेजेंटेशन होगा। अगर सर बटक्स ऊपर है तो सॉफ्टनेस है, तो हेड कहाँ है? नीचे। दैट इज प्रेजेंटेशन कैसा होगा? नॉर्मल प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। इस्टमस के बारे में नोट करो, इट ऑल्सो नोन एज एनाटोमिकल इंटरनल और ओबीजी में एस्कोप ऑस के नाम से किसे जाना जाता है? इस्टमस को। एस्कोप बॉडीज अलग होता है। एस्कोप बॉडीज तो रियोमेटिक अर्थराइटिस में होता है, जो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। उसे मर्ज मत कर देना घर जाते जाते। यस, यहाँ ओस वर्ड का मतलब क्या है? ओपनिंग। लास्ट पॉइंट इज द सर्विक्स। इसी को क्या बोल सकते हैं? नेक ऑफ ओबीजी में जो लेंथ पूछी जाती है छोटे पेपर्स में, वो सर्विक्स की अक्सर पूछ ली जाती है। कितना माना गया है? तो क्लाइटोरिस और सर्विक्स की लेंथ में कई बार कंफ्यूजन होता है। उसकी कितनी थी? अभी सुबह ही पढ़ा है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर थी। सी है ना दोनों ही, इसलिए दिक्कतें खोज करता है। मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, पछताओगे, बड़े पछताओगे, बड़े पछताओगे। यस, इसलिए C फॉर क्लाइटोरियस और C फॉर सर्विक्स, वो 1.5 to 2, लेकिन ये कितना एग्जैक्टली? 2.5। बार बार अबॉर्शन होना क्या कहलाता है? रिकरेंट अबॉर्शन। और रिकरेंट अबॉर्शन में कारण कौन सा पार्ट बनता है? यही बनता है। सर्विक्स कैसा नहीं होता है? उसमें कॉम्पिटेंट नहीं होता, खिंचाव नहीं होता, वो कैसा हो जाता है? इनकॉम्पिटेंट होता है। मतलब जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, अचानक से थोड़ा सा ट्रिगर मिला और प्रेशर बना, जैसे सर्विक्स क्या हो गया? डायलेटेड हो गया। और उसकी वजह से हर बार क्या हो रहा है? अबॉर्शन अगर हो रहा है 3 बार या 3 बार से ज्यादा कंटिन्यूअसली 20 वीक से पहले ही प्रेगनेंसी का टर्मिनेट होना सर्विक्स के इनकॉम्पिटेंस की वजह से क्या कहलाता है? रिकरेंट अबॉर्शन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिकरेंट अबॉर्शन इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहलाता है। स्टिच करते हैं, मैकडोनाल्ड सूचरिंग की जाती है, सर्कलेज ऑपरेशन किया जाता है, वो सारी बातें वहां पढ़ाई जाएगी, पीडीएफ पूरा खोला जाएगा। चले अभी आगे।
तो इसका सर्विक्स या नेक ऑफ द यूट्रस या लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। इसमें भी नोट करो, इसके भी पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंडो सर्विक्स, जो यूट्रस की तरफ खुल रहा है, जबकि दूसरा एक्टो सर्विक्स। जो एंडो सर्विक्स होता है इसमें एपिथेलियम प्रेजेंट होती है सिंपल कॉलमनार। एक्टो सर्विक्स के बारे में पूछा गया, किस प्रकार की एपिथेलियम सेल्स पाई जाती। हाँ, जो सर्वाइकल जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशंस, या ये जो होल्डिंग करने का जो काम है या म्यूकस को प्लग करने का जो काम होता है, इन अभी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है कि वो किस प्रकार की एपिथेलियम सेल्स है जिनके अंदर अक्सर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होता है। पढ़ाया आपको, ऑन्कोलॉजी पढ़ा दी क्या, नहीं पढ़ाई अभी? सर्विक्स का नहीं पढ़ा? अच्छा, तो पढ़ लो फिर। सुनो, सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसका मुख्य कारण ये होता है कि इसके अंदर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसकी वजह से ये सर्विक्स या यहाँ कैंसर होता है। और वो भी जो सेलेक्टेड पीस को जो ज्वाइन करता है, तो कोलुमनार जो जंक्शन वाले जो टिश्यूज होते हैं, यस, जो स्क्यूमस या स्ट्राटिफाइड कोलुमनार जो जंक्शंस वाले जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, उन कोलुमनार्स के अंदर ज्यादा क्या होते हैं, या मैं बोलूं और अच्छी भाषा में स्क्यूमो कोलुमनार जंक्शन, स्क्यूमो कोलुमनार जो जंक्शन होता है जिसमें एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स दोनों के बीच में पाया जाता है, इस एरिया के अंदर अक्सर सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो जाता है। उसकी स्क्रीनिंग करवाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, पेप स्मीयर करते हैं, यस, जो एयर स्पेटुला के द्वारा क्या लिया जाता है, बायोप्सी लिया जाता है, यस। इसलिए ये जो पार्ट्स इसके सर्विक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंडो सर्विक्स वाला पोर्शन होता है, एक एक्टो सर्विक्स, एंडो यानी इनसाइड और एक्टो यानी आउटसाइड। ऐसे दो ओपनिंग्स पाई जाती है जिन्हें इंटरनल ओस बोलते हैं और एक एक्सटर्नल ओस भी बोलते हैं। ऐसे इसमें लेयर्स ऑफ यूट्रस पढ़ेंगे, वॉल्स ऑफ यूट्रस पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ यूट्रस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है, किसके माध्यम से यूट्रस डेवलप होता है। फिर इसमें डिफॉर्मिटीज ऑफ यूट्रस क्या है, इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी क्या है। फिर आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ब्रेक का समय हो गया है इसलिए आपको रोका जाएगा थोड़ी देर के लिए। कर दे क्या, जो एंडो सर्विक्स होता है उसके अंदर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, जबकि जो एक्टो सर्विक्स होता है बाहर की तरफ जो होता है वेजाइनल ओरिफिस की तरफ जो है उसके अंदर स्ट्राटिफाइड स्क्यूमस टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि एक्टो सर्विक्स वाले एरिया में किस प्रकार की एपिथेलियम वाले टिश्यूज पाए जाते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा हमारा, ये वाला जवाब होगा, कैंसर वाला। कैंसर जो सर्विक्स वाला जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर अक्सर जो देखने को मिलता है, इन दोनों का जहां जंक्शन होता है उस जंक्शन वाले जो कोलुमनार टिश्यूज होते हैं, स्क्यूमो कोलुमनार जंक्शन बोलते हैं उसको। तो स्क्यूमो कोलुमनार एपिथेलियम्स जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन टिश्यूज के अंदर अक्सर कार्सिनोमा टिश्यूज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो एक साइड बनती है कि जहां से फिर लीकिंग होना स्टार्ट होता है, फिर वहां से हम बायोप्सी लेते हैं पेशेंट के अंदर, या एसटीडी की प्रॉब्लम्स अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं। इससे पहले इंडिया में मोस्ट कॉमन लेडीज के अंदर होने वाला कैंसर कौन सा हुआ करता था, सर्वाइकल कैंसर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये मॉडिफाइड होती हुई किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेस्ट कैंसर में। अभी इंडिया और WHO के लेवल पे दोनों में कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। इसको नोट ही कर लो आप, यहाँ नोट करवा।
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस्टिक। ओबीजी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है, कौन सा? पेप स्मेयर्स के लिए कौन सा? एर्स स्पेटुला यूज किया जाता है। कर दे, चलने दे। खाना ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को? खाना जरूरी है, जीवन के लिए खाना जरूरी है। हाँ पीजी वाले, हम यूजी वाले हैं ना। हाँ चलो जाओ, तो फिर आपका 20 मिनट का ब्रेक है, आधे घंटे का ब्रेक है, 2:15 फिर स्टार्ट किया जाएगा। हाँ आधे घंटे के 2:30 तक हो ही जाएगी, 2:30 तो हम 2:15 पे आ जाएंगे लेकिन। यस चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ।